अस्सलामुअलैकुम। अफा फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और बहुत अहम इश्यूज हैं कि खान साहब की सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट आ गई तसल्ली बख्श, और पीटीआई का धरना पार्लियामेंट में अभी तक जारी है, जबकि हॉस्पिटल में ना फैमिली पहुंची और ना कोई वकील पहुंचा खान साहब का, ना कोई पार्टी लीडर पहुंचा कि पिम हॉस्पिटल और शिफा के जो डॉक्टर्स हैं वहाँ गए मोबाइल लेकर, और खान साहब का वहाँ रात के 4 बजे कहते हैं कि जी, तो आपने सब सुन लिया होगा कि टेस्ट हुए सारे और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट आ गई। अता तारा ने लंदन में जो प्राइम मिनिस्टर के साथ गए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया का विजिट करके लंदन पहुंचे अपने घर में, जो कहना चाहिए सही मायनों में, वहाँ उन्होंने कह दिया कि जी चश्मा लगाने से उनकी दूसरी आँख जो खराब बताई जाती है वो 6/9 हो गई है और एक आँख 6/6 है। मगर हॉस्पिटल नहीं लेके गए, और पीटीआई का तो आपको मालूम है कि जी हॉस्पिटल लेकर जाए। मगर मेरा कहना यह है कि मामला जो है कुछ पीछे चल रहे हैं, वो मैं अभी साबित करूंगा, कोशिश करूंगा साबित करने की। हो सकता है मेरा तर्जुमा बिल्कुल गलत हो। फिर मोहसिन नकवी कहना चाहिए कि नकब लगाने में पीटीआई में कामयाब हो चुके हैं। कि अमीन गंडापुर कहते हैं कि वाहिद आदमी है मोहसिन नकवी जिसने खान साहब की रिहाई के लिए सबसे ज्यादा कोशिशें की हैं और फील्ड मार्शल से भी बात की है, और वो बहुत अनथक मेहनत कर रहे हैं खान साहब की रिहाई के लिए। इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और फिर शब्बत जैदी ने कराची में एक बहुत बड़ा दावा किया है, और एक मैं तो उसे डिल्यूजनल कहूंगा, और मैं एग्री भी नहीं करता उससे, उस पर बात कर लेते हैं। और फिर हुकूमत बलूचिस्तान में टोटल 6 घंटे की है, बाकी सब कुछ बागियों के पास है। तो एक एक करके इस पर बात करते हैं। पहले तो इंडिया से मैच हार गए, आपने सबकी तरफ से सुन लिए होंगे कि आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे लड़के नहीं खेलेंगे बांग्लादेश की माइक में। गो के प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि ठीक है जाओ खेल लो, मगर हमारे लड़के खेल के नहीं दिए। उन्होंने कहा हमने नहीं खेलना इंडिया के खिलाफ, और मैच एज यूजुअल हम हार गए। अच्छा, यहां मैं एक अहम बात कहता चलूं कि जी हाई पे पूरी दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में कहना चाहिए जितने मुल्क खेलते हैं, कि जी सबसे बड़ा टाकरा और सबसे बड़ा सेंसेशनल अगर कोई मैच होता है तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान होता है। मगर जिस पैमाने पर हम उनसे हार रहे हैं, जिस तवातुर कंटिन्यूशन के साथ, तो मेरा ख्याल है कि ये सेंसेशनल मैच भी अब खत्म समझे कि अब दुनिया को पता चल गया कि इन्होंने तो जीतना ही नहीं होता है। तो जो दौलत लगती थी आइंदा लगेगी कि नहीं लगेगी, कि सबको यकीन हो चुका है कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा। और जो गंगोली ने कहा है कि मर्दों की टीम भेजें, मुझे नहीं पता कि किस सेंस में उन्होंने कहा, मगर मैं ये कहूँगा कि बात मर्दों की और औरतों की नहीं है। हमारी तो औरतें भी नहीं मैच में जो क्रिकेट की वो भी नहीं जीत पाती, हर जगह ही हारती हुई नजर आती है मुझे। तो ये मर्दों या औरतों की टीम नहीं है, ये सट्टाबाजों की टीम है, और ये सबको मालूम है बड़े पैमाने पर। तो बहरहाल हमारे लड़के खेल कर नहीं दिए। आगे बढ़ते हैं कि खान साहब की बेटों से बात करा दी गई। सरकारी जराये आपने सुना होगा कि 30 मिनट बात हुई है। अलीमा खान ने बताया कि नहीं 20 मिनट बात हुई है, और बाप जो है बच्चों की आवाज, बेटों की आवाज सुन के बहुत खुश हुए, बेटे भी बहुत खुश हुए। अब यहाँ एक गौरतलब बात है कि खान साहब जब कभी अपने बच्चों से बात करते थे, बहनों से बात करते थे, बुकला से बात करते थे, पार्टी के रहनुमाओं से बात करते थे, कोई पैगाम आया करता था हमेशा। इस बार सुना आपने कि बेटों के थ्रू कोई पैगाम आया हो, या अलीमा खान ने हटकर एक जुमला भी कहा हो कि खान साहब ने क्या कहा और क्या गुफ्तगू की बेटों से कि उनके साथ यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कोई एक लफ्ज नहीं। और ये भी नहीं कहा कि मैं डटा हुआ हूं, मैं खड़ा हुआ हूं और मैं नहीं झुकूंगा, और मैं कोई बार्गेन नहीं करूंगा, मैं कोई डील नहीं बनाऊंगा, और मैं जेल में बैठा हूं, बैठा रहूंगा। अलीमा खान ने एक लफ्ज नहीं कहा।
वो हलीमा खान जो बसंत भी मना रही थी, एक तरफ भाई की तबीयत खराब थी। ये सियासत है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, मेरा ख्याल है, मेरी राय है कि कहीं बातचीत चल रही है। फिर अमीन गंडापुर का कहना कि मोहसिन नकवी वाहिद आदमी है जो फील्ड मार्शल से बात कर सकते हैं, वो उनके अलावा तो कोई बात भी नहीं कर सकता, और वो इंतहा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। कुछ मेरे जराये का कहना यह है कि खान साहब को फाइनली तो हॉस्पिटल लाएंगे और खान साहब हॉस्पिटल से सीधे बनी गाला जाएंगे। अलीमा खान की खामोशी, बेटों की खामोशी और कोई गुफ्तगू बाहर ना आना, इसका सीधा सा मतलब ये कि कहीं मामला चल रहे हैं। मैं अभी इससे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। अब आप ये देखें कि मोहसिन नकवी, जिन पर पीटीआई कितने बड़े बड़े इल्जाम लगाया करती थी, ठीक है कि वो आला नहीं रहे, अमीन गंडापुर, उन पर पार्टी में बड़े शुकूक शुबात हैं, वर्करों के तो ठप्पा ही है पूरी क़यादत पे, मगर उनका बबांगे ढोल कहना कि वो वाहिद आदमी है जो खान साहब की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीटीआई उनके करीब आ रही है। अमीन गंडापुर अकेले नहीं है, उनका एक बहुत बड़ा उनकी चेन है पूरी। अमेरिका तक है, मैं उसे बहुत करीब से जानता हूँ, उनके पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। तो इसका मतलब एक सेगमेंट तो मौजूद है ना पीटीआई में मोहसिन नकवी के लिए। इसके लिए मोहसिन नकवी ने बड़ी कोशिशें की, उनके दोस्तों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, आप अपने तौर पर देखिए कि असद कैसर किसके घर जाते रहे हैं मोहसिन नकवी के करीब तरीन लोगों में। महमूद अचक रही को नाश्ते कौन करवाता रहा है, वो कौन लोग हैं जो मोहसिन नकवी के करीब हैं और उन सब के लिए उनको घरों पे बुला रहे हैं, उनके साथ खाने खा रहे हैं, उनके साथ डायलॉग कर रहे हैं। तो मोहसिन नकवी जो आने वाले दिन है उसमें उन्हें कोई बड़ा रोल मिलने वाला है जिसमें पीटीआई भी शामिल होगी, मेरी जाती राय है। वो बड़ा रोल क्या है? मुसलसल के एक यंग आदमी चाहिए जो इस मुल्क को चलाए। कुछ लोग काम कर रहे हैं ना इस पर, आपने सुना होगा। और पीटीआई जो कौमी हुकूमत बनेगी, ये भी बार बार कहा जाता है कि जी लोग साथ रहेंगे और सब मिलकर हुकूमत चलाएंगे ताकि इकॉनमी दुरुस्त हो सके। अब ये बैल मंडेगी कि नहीं मंडेगी, बैल चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी, वो मेरे में नहीं है। मगर मोहसिन नकवी नकब लगाने में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने अपने लिए लोग पैदा कर लिए हैं। ये सियासत में ये भूलना बहुत छोटी सी बात है कि 26 नवंबर को क्या हुआ था और पंजाब में किस तरह से लोगों को मारा गया था, किस तरह लोगों को घरों से उठाया गया था, किस तरह चादरें छीनी गई थी, खींची गई थी, कौन वजीर दाखिला था और कौन क्या कर रहा था, ये सब भूल जाते हैं। कुर्बानी तो निचला तबका देता है, ऊपर का तबका तो अपने मफादात देखता है। और मोहसिन नकवी, मैं बहुत पहले से आपको कहता हूँ, इंतहाई हम्बल आदमी मिलने में, मुस्कुराते रहते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। जो उन्हें काम दिया गया है वो पूरा कर रहे हैं और वो पीटीआई से करीब भी हो गए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अभी तक अमीन गंडापुर पे रात गए ये बयान आया, ये ताज़ा तरीन बयानात में है। अब इसमें कल देखते हैं कि पीटीआई के लोग कितना रिएक्शन देते हैं और क्या वर्कर कहते हैं और उनके ट्रोलर क्या कहते हैं। ये बड़ी अहम बात होगी नोट करने की। खान साहब के हवाले से बस ये ध्यान में रखें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जी जो रिपोर्ट आई है जेल से वो बिल्कुल साफ है और कैदी भी मुतमईन है, उसने भी कोई ऐसी शिकायत नहीं की है। मुझे नहीं पता कि इस पर अभी तक और कितने लोगों ने तबसरा किया, मगर पूरी रिपोर्ट का ये है कि वो दरखास्तें जो सुप्रीम कोर्ट में थी निपटा दी गई खान साहब की सेहत के हवाले से। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्हें हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा फाइनली, क्योंकि बहरहाल दबाव है। मगर अलीमा खान का जो बेटों से बात, खान साहब की गुफ्तगू के बाद उनका बयान जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, खान साहब को अंदर से कोई मैसेज बाहर नहीं आया। इसका मतलब है कहीं मामला हैं। बहरहाल अब मैं आता हूँ अहम तरीन टॉपिक की तरफ। देखिए, इकॉनमी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका भी आने वाले हैं, लंदन तो पहुंच चुके हैं वो, और ऑस्ट्रेलिया का विजिट करके 38 अरब रुपए का रमजान पैकेज देकर आए हैं कि 1,60,00,000 के करीब लोगों को 13,000 रुपए का पैकेज दिया जाएगा रमजान का, कि साथ में कि जी पहले वो लाइनों में लगते थे, यूटिलिटीज स्टोर्स की धक्के होते थे, कारत होती थी। अब ये डिजिटल सिस्टम के तहत जो है ना 13,000 रुपए आपको घर बैठे मिल जाएंगे। अब
इसमें लूटमार कितनी होगी कि ये तो अपने लोग ही लगाते हैं ना हर मामले में। जैसे अलीडार को लगा दिया गया, वो डिजिटल का, हाई टेक का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट भी निकल आया, क्योंकि इनके खानदान के अलावा तो दुनिया में कोई समझदार पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं। फिर साथ में आपने ये भी सुन लिया होगा कि जी ये तकरीबन टोटल मिलाकर फी लीटर आपसे टैक्स पर 125 रुपए लेते हैं। ऑलमोस्ट 100 रुपए तो सिर्फ लेवी लेते हैं और बाकी सारी चीजें मिलाकर 125 रुपए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या लूट मार हो रही है। फिर जो बिजली के बिल है उसमें कितने टैक्सेस हैं, बास टैक्सेस के आगे तो नाम में नहीं लिखा हुआ और वो टैक्सेस ले रहे हैं। तो इकॉनमी तो आपके लिए बहुत बड़ा इशू है और कोई सरमायाकारी तो कहीं आ नहीं रही जब तक सोशियो पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होगा ग्राउंड पर, रियासत में कानून की अमलदारी नहीं होगी, इंसाफ नहीं होगा, अदालतों पर एतमाद नहीं होगा, सरमायाकारी नहीं आएगी। ये ध्यान में रखिएगा। ये कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, इवन पीटीआई को भी साथ मिला लें, जब तक ब्यूरोक्रेसी दुरुस्त नहीं होगी, अदालतें सही नहीं होंगी, गवर्नेंस का एक पोस्टर बड़ा नहीं होगा, कोई चीज तब्दीली नहीं होगी। अब साथ में शब्बर जैदी ने, मुझे ही नहीं पता कि उन्होंने कल कहा है ये परसों का है, मैंने तो अभी वीडियो देखा है, मगर वो ताज़ा लगता है कि जहां खालिद मकबूल सिद्दीकी बैठे हुए हैं, हैदर अब्बास रिजवी बैठे हुए हैं, वो अमीन जो हैं जो उनके वजीर हैं वो भी बैठे हुए हैं, और ये वो सारा ग्रुप बैठा हुआ है जो मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ है। मुस्तफ़ा कमाल ने आपने नोट किया होगा कि लियाकताबाद में जलसा किया तो वहां खालिद मकबूल सिद्दीकी से लेकर हैदर रिजवी कोई आपको नहीं नजर आया होगा कि इनका स्पिरिट तो सबको वाजे पता चल चुका है, और इनकी जो शहर में अब हैसियत है या कौमी सियासत में वो भी सबको मालूम है। वहां शब्बर रेड्डी जो कह रहे हैं वो बहुत हैरान कुन है, और मैं हैरान रह गया हूं कि इतना खुलकर वो जिस तरह बोलते हैं और वेल कॉन्फिडेंटली, और फिर साथ में मेरे ख्याल में तो मैं तो एग्री नहीं करता। वो कहते हैं देखें जी ये मुल्क तो कराची वाले ही चला सकते हैं। अच्छा ध्यान में रखें, वो कराची जो 74% पहले टैक्स देता था और बोझ उठाता था, वो नया फिगर जो आया 70% मेरे ख्याल में, अब वहां पर बिजली घट कर जो रेवेन्यू है वो 54% पर आ गया है। इकॉनमी तो गिर रही है ना, कम नहीं, आगे नहीं बढ़ रही है। वो कहते हैं कि देखें जी आप लड़ तो सकते हैं, मतलब फौज को कह रहे हैं आप लड़ सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, इकॉनमी नहीं चला सकते, आपने चला के देख ली। अब आपको 2 जोन बनाने पड़ेंगे और अगर ये मुल्क चलाना है। एक साउथ जोन होगा जिसमें आप अपना कमाएं खाएं जो चाहें करें, काश्त करें, और एक होगा नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन जो है उसमें तो आप खाएं कमाएं जो चाहें करें, मतलब पंजाब और केपीके का पूरा इलाका और सारा वो, कि आप जो है मेन स्ट्रीम जो इकॉनमी है उससे हट जाएं, और एक बनाए साउथ जोन जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी, मतलब जहां पोर्ट है कराची वालों के हवाले करें, तब ये मुल्क चल सकता है जिन्हें ये मालूम है कि इकॉनमी क्या होती है। जब तक आप अपने फैसले ठूसते रहेंगे, आपने सब कुछ करके देख लिया, इकॉनमी आगे नहीं बढ़ी। तो देखें ये तकसीम की एक खौफनाक सिचुएशन है कि लोग एक दूसरे से कितने बदगुमान और बदएतमाद हो चुके हैं और कितनी दिलों में बुग़्ज़ है। उन्होंने वहां ये भी कहा कि जब मैं एफबीआर का चेयरमैन था तो मैंने पहली बार कहा था कि लालू खेत जितना टैक्स देता है पूरा लाहौर नहीं देता, और ये बड़ा मशहूर भी हुआ। अब तकसीम ये देखें कि क्या इंसानी बस्तियों में ये पॉसिबल है कि कोई एक खास इलाका ही अक्लमंद होगा या एक खास इलाका ही लड़ने वाला होगा। ये तो एक मिथ है ना कि मार्शल रेस है, वो लड़ने वाले हैं। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि वहां से तो अजीब आवाजें आती हैं। अभी एक साहब का ऑडियो वायरल हुआ है कि वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान में सूबे बनना तकरीबन नामुमकिन यूं है कि सूबों ने मिलकर पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान ने सूबे नहीं बनाए। मतलब और ये दानिश्वर लोग कहलाते हैं। पाकिस्तान की तहरीक पढ़ें तो हिंदुस्तान जो है जो बना, जिसके तहत पाकिस्तान बना है हिंदुस्तान के तकसीम से, तो हिंदुस्तान भी सूबों ने बनाया था। जहां सूबे बढ़ गए, जहां एक एक सूबे में 3-3 सूबे निकल आए, यूपी भी टूट गया, 2 सूबे हो गए, पंजाब में 3 सूबे निकल आए, और भी मुख्तलिफ जगहों पर कोई मतलब 7-8 सूबे नए बनाए उन्होंने तकरीबन, जो इस वक्त फिगर नहीं है मेरे पास। तो हिंदुस्तान में तो बड़े आराम से हो गए।
एक ही फार्मूले के तहत ये दोनों मुल्क अलग हुए थे। मगर इनका कहना यह है कि जनाब ये तो सूबों ने मुल्क बनाया है। इससे अंदाजा लगाए, करारदाद पाकिस्तान पढ़ के देखें कि उसकी तारीफ करने वाला यूपी से आया था मियां खलील, चौधरी खलील उज़्ज़मा, और उसको लियाकत अली और कायद आज़म ने पेश किया था। इनमें से कौन पंजाब में से था, कौन सिंध में से था, और कौन जो है केपी के ऐसा था। बलूचिस्तान तो था ही नहीं उस वक्त। बलूचिस्तान तो 7 महीने तक आपका हिस्सा ही नहीं था। 3 सूबे ये थे और चौथा बंगाल था। और करारदाद पाकिस्तान में बंगाल के भी एक साहब थे, मेरे जहन में इस वक्त नाम नहीं आ रहा। और ये कहते हैं इन सूबों में तो जो वोटिंग हुई थी वो भी उठा के देख ले, इन्होंने बनाया था, तो अंग्रेज ने दिया था। और फिर एक लंबी बहस होगी कि कैबिनेट मिशन के तहत जो लंदन गए नेहरू, और उधर से शायद दूसरा मेरे जहन में नाम नहीं है, यहाँ से जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने का फाइनल फैसला हुआ है इंग्लैंड में, और वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, तो यहाँ से लियाकत अली और कायद आज़म गए थे, उठा के देखे। और ये कहते हैं कि सूबों ने पाकिस्तान बनाया था, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसी के पेरोल पर हैं ये लोग। और जो लोग सूबे में की तकसीम नहीं चाहते इंतजामी सूबों की, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहरहाल मेरी बात कहीं से कहीं निकल गई। तो ये शब्बर जैदी ने जो कहा है बहुत खौफनाक बात है कि आप तजादात देखें कि बात दो जोन में, और एक अक्लमंद होगा और एक लड़ने वाला होगा। और जब जो लड़ने वाला होता है वो अकल को तस्लीम ही नहीं करता, ये भी ध्यान में रखें। तो ये इस लड़ाई को गहरा कर रहे हैं। हालांकि पढ़े लिखे लोग पंजाब में भी हैं, पढ़े लिखे लोग सिंध में हैं, और कराची में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं। मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल अवेयरनेस और सोशल साइंस को समझने वाले बलूचिस्तान में ज़्यादा है, जो असल इस दुनिया को अब चलाती है सोशल साइंस। मगर वहाँ हम किसी को देखने पे भी तैयार नहीं है, और उन्हें साथ बैठने पे भी तैयार नहीं है। और दुनिया, बल्कि मैं इसका जिक्र ही कर दूँ, अब एक आईजी रह चुके हैं मेरे ख्याल में सिंध में, कलीम इमाम, पंजाब में भी रह चुके हैं, बलूचिस्तान भी सर्व किया है। BBC की एक रिपोर्ट में वो कह रहे थे कि बलूचिस्तान का मसला ये है कि रियासत जो है वो ताकत पे ज़्यादा बिलीव करती है, वो सियासत पे बिलीव नहीं करती, और इस वजह से मामला ख़राब से ख़राब होता जा रहा है। दुनिया में सैकड़ों मॉडल्स हैं इसके कि आप प्लान ए पे कब चल के देख चुके हैं, इसका अंजाम आपके सामने है। अब प्लान बी पे आपको आना ही पड़ेगा, वरना सब कुछ और बिखर जाएगा। हालात क्या है कि वो मौलवी हक हैं, क्या नाम है उनका, जो गवादर से जमात इस्लामी के MPA भी हैं बलूचिस्तान असम्बली में, और बड़े मशहूर लीडर भी हैं, और जो जब चाहते हैं गवादर बंद कर देते हैं। वो असम्बली में खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर कराची से किसी बीमार की कोई मैयत हो जाए तो लाने में, अगर गवादर वापस लेकर आना है तो रियासत कहती है दिन 12 बजे से पहले लेकर आइए, उसके बाद हमारी गारंटी नहीं, और हम क्रॉस भी नहीं करने देंगे। मतलब ये कि टोटल सुबह 6 बजे से 12 बजे तक टोटल 6 घंटे की हुकूमत है, उसके बाद वहां पर इनकी हुकूमत ही नहीं रहती। और हमारी तो तलाशी भी लेते हैं, हमारी गाड़ियां भी रोकते हैं, हमारे बदन की भी तलाशी लेते हैं, और हमें जलील भी करते हैं, और सलाम करने के बजाय नंगी गालियां देते हैं सिक्योरिटी एहलकार। हालांकि सलाम कर लें तो मामला जो हैं कुछ बेहतर हो सकते हैं, मगर ये गालियां भी देते हैं। मगर दहशतगर्द वहां समंदर गवादर तक पहुंच जाता है, जहां मैं MP इलाके का होकर भी नहीं पहुंच सकता। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि सूरत हाल कहां जाकर खड़ी हो चुकी है। और मतलब 6 घंटे की वहां वज़ीर आला भी बैठा हुआ था, उसने चिल्लाकर कहा मौलवी साहब ने कि इनसे पूछे, उन्होंने कहा कि अगर तलाशी देकर और मुझे दलील करके मुझे मेरे इलाके के लोगों को मुझे अमन मिल जाए तो मैं उससे भी खुश हूं। मुझे गालियां भी देते हैं, सलाम करने के बजाय मतलब गालियां देते हैं लोगों को सिक्योरिटी एहलकार, और 12 बजे के बाद आप इंटरव्यू नहीं हो सकते क्योंकि दहशतगर्द आ चुके होते हैं हर तरफ। इस सिचुएशन के बावजूद कहते हैं क्या 1500 लोग हैं और इनकी हमने कमर तोड़ दी है। अब कितनी कमर टूटी है ये है कलीम इमाम जैसे लोगों की गुफ्तगू सुनने, जो BBC पे जाके बयान दे रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, बयान कर रहे हैं। बात यह है कि जब तक सोशो पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होगी, इकॉनमी तो नहीं बढ़ेगी। और शब्बर जैदी को भी ये बात क्यों कहना पड़ी, इसलिए कहना पड़ी कि वो सुनने को तैयार नहीं है किसी की।
और हालात ये हैं कि मुझे उसका नाम नहीं मालूम, जो लाहौर चैम्बर का सदर है, जो आजकल बहुत मशहूर होता है, जिसने कहा था कि मरहूम इरफान सिद्दीकी के साहबजादे के लिए मुझे कहा गया था कि इनको सीओ लगा दें और इनको 16 लाख तनख्वाह दें, गाड़ी दें, बंगला दें, 2 ड्राइवर दें। वो कहते हैं कि मैं कहता था 3 अरब रुपए रोजाना की करप्शन होती है, मगर IMF ने बताया नहीं जनाब, 7 अरब 50 करोड़ की रोजाना की करप्शन होती है इस मुल्क में। जरा हिसाब लगा के देखें, ये तकरीबन 3000 अरब रुपए तो सालाना ये बनते हैं। अच्छा, मैं कहता हूं कि नहीं, करप्शन इससे कहीं ज्यादा होती है एवरी डे। अगर सारी करप्शन को जमा किया जाए, कोई इंटरनेशनल कमीशन बने और पाकिस्तान में चेक करवाया जाए, तो कम से कम मेरे हिसाब से तो 10,000 से ज्यादा की करप्शन सालाना होती है। और ये मुल्क लेविश हो सकता है अगर करप्शन का 70% भी रोक ले। 30% तो पूरी दुनिया में होती है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि PTI हो, NQM हो, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो। पीपल्स पार्टी पे याद आया कि वो मोहतरम कहते हैं सदर रजाई साहब कि देखें, जेल तो मैंने भी काटी, ये और मैं तो पहले कहता था जेल 2 साल के बाद बताती है। अब ये मर्दों की तरह जेल काटे हैं, रोज़ा पढ़ें, नमाज करें, दुआएं मांगे कि कैदी की दुआ सुनता है। इन्होंने जैसी जेल काटी वो सोशल मीडिया पे सारा आ चुका है। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। अच्छे खासे कोने में बैठे दही खा रहे थे, रलील होने के लिए बयान दे दिया। और कहाँ जाके, साउथ पंजाब में जाकर, जहाँ ये अक्सर लूट मार पहले भी करते रहे हैं, जहाँ कच्चे के डाकू भी बैठे हुए हैं, जहाँ इनके कुछ लोग भी हैं। तो यहाँ ये भी बता दूं, यूसुफ गिलानी आए हुए थे यहाँ 2 दिन पहले, और हमारे ही कुछ दोस्त थे जिन्होंने उसमें खाना भी स्पॉन्सर किया और अपनी तस्वीरें भी बनवाई। वो जैसी तस्वीरें बनी है वो भी मुझे मालूम है कि किस तरह से बनाई गई, मगर मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करूँगा। तो यूसुफ गिलानी ने जो कुछ किया वो भी सबको मालूम है। सारी बात मैं कहना ये चाहता हूं कि देखें, जब तक आप लोगों को शऊर नहीं आएगा उस वक्त तक इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आएगी। और हालात ये हैं कि एक तरफ वो गवर्नर का MP है जमात इस्लामी का, वो इनको नंगा कर रहा है, बता रहा है कि आपकी हैसियत क्या है। वो सुने, मुझे तो शर्म आ रही है वो बातें भी बहुत सी करते हुए कि आपकी कोई इज्जत ही नहीं बची है। रेड जोन में वो घुस आते हैं, आप कंक्रीट के दीवारें बना रहे हैं, फेंस बनाने जा रहे हैं। और फिर महमूद अजहर कहता है कि जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जेलों में थे, तुम उनके घोड़े पालते थे, उनके घोड़े साफ करते थे, उनकी गुलामी करते थे, और तुमने 5 बार ऑपरेशन किया, 5 बार। तुमने लोगों को कुरान देकर वास्ते देकर उतारा और उनके बेटों को फांसी चढ़ाया, उन्हें 80-80, 85 साल के बूढ़ों को उम्र कैद की सजाएं दी। तुमने अकबर बुट्टी को मारा। तुमने अताउल्लाह मैंगल के बेटे, अख्तर मैंगल के बेटे को गायब किया, मगर किसी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया। मगर अब हद हो गई है। उन्होंने तो ये भी कह दिया महमूद अजहर रही ने कि बाबा जिनसे तुम मुझे मुज़ाकरात के लिए कहते हो, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं इनसे मुज़ाकरात नहीं करूंगा। आप ये कह रहे हो मेरे घर में जो चोरी करने आया है, जो मेरा मैंडेट लूट कर भाग गए, जिन्होंने सब कुछ छीन लिया, अब मैं उनके साथ बैठकर ये गुफ्तगू करूं कि भाई मेरी बीवी की बाली वापस दे दो, तुमने चोरी की है, मेरी ये फ्रिज में से जो तुमने गोश्त निकाला है ये मुझे दे दो, मैं इनके साथ बैठूं? अगर तुमने इनसे मुज़ाकरात करने हैं तो किसी और को ढूंढ लो, मैंने मुज़ाकरात नहीं करने। अब इस हालात में ये मुल्क कहाँ खड़ा है, और आप ये देखें कि सब बोल पड़े हैं। अब रोज इनके खिलाफ बयानात आते हैं, मगर ये दुनिया में किस कर्रो फर के साथ घूम रहे हैं, किस कर्रो फर के साथ घूम रहे हैं, इससे अंदाजा लगाए। बहरहाल आज का ये प्रोग्राम था। मैं तो सिर्फ आखिर में जाते हुए कहूंगा, रोज कहता हूं, जब तक आप में सोशो पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं आएगी, आप मुत्तहद नहीं होंगे। बस ये ध्यान में रखें कि ये तकसीम जब होती है, ये तासुब जब होता है जब पाई छोटी पड़ जाती है। मैं अमेरिका जैसे मुल्क में रहता हूँ, जब 90s में न्यूयॉर्क में इकॉनमी स्लो हुई तो गवर्नेंस भी ख़राब हो गई थी,
एक एक साल में कई साल तक दर्जनों टैक्सी ड्राइवर मारे जाते थे, जिनमें 10 से 12 पाकिस्तानी होते थे। फिर रूडी जूलियानी आए तो इकॉनमी भी उन दिनों में बेहतर हुई, फिर गवर्नेंस भी बेहतर हुई। तो बताना मैं ये चाहता हूं कि इकॉनमी के साथ सारे ये मज़ाहिब, अकीदे, फ़िक़्ह और ये ज़बानें, कल्चर, ये सब उससे जुड़े हुए हैं। वरना न्यूयॉर्क में 800 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं और इस शहर में टोटल 27% गोरे रहते हैं। अब ममदानी मुसलमान कहा जाता है ना, हम कहते हैं कि वो मेयर बन जाता है लंदन में, वो चौथी बार इलेक्शन लड़ने जा रहा है सादिक जो है। तो बात यह है कि इकॉनमी सारा खेल है, सबसे बड़ा मजहब इकॉनमी है। भूख से बचें, और से बचने का रास्ता यह है आप जैसे मुल्कों में कि जुड़ के रहें, साथ रहें, मामलात को समझें, लुटेरों को पहचानें। जो ये कहते हैं ना कि मैंने अल्लाह से कहा है कि जब तक मैं इस मुल्क को ना सुधार दूं मुझे ना उठाए। उन्होंने जिस तरह मुल्क को सुधारा है वो आपकी आंखों के सामने है। ये जितने दिन और रहेंगे आप बर्बाद होते रहेंगे। सिंध में जो कुछ हो रहा है वो मैं हजारों बार बयान कर चुका हूं। मामलात तेजी से खराब तर होते जा रहे हैं और अब मुझे रियासत ये खतरे में नजर आती है। बाहर से लाख कहें कि अमेरिका इसे नहीं खत्म होने देगा, बरतानिया नहीं खत्म होने देगा, मगर वो अल्लामा इकबाल का शेर है कि तू उन्हें डूबने से क्या रोकेगा है ना खुदा। तू उन्हें डूबने से क्या रोकेगा है ना खुदा, कि जिन्हें डूबना हो वो डूब जाते हैं सफीनों में। आज के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।